हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्न देखेंगे जो आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी काव्यांश को हमें पढ़ना है और इससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ओह समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है। अपने प्यारे पुत्रों को न समझ पाया था मैं उसके महत्व को। बचपन में छिह स्वार्थ लोभ बस पैसे बेकार। रत्न प्रसविनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं। जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम में से हंसें दिशाएं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो ये था आपका काव्यांश। अब इसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो पहला आपका प्रश्न है कि कवि किसका महत्व नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए माँ का, ऑप्शन बी धरती माँ का, ऑप्शन सी परिश्रम का, ऑप्शन डी बचपन का। तो जो कवि है वो धरती माँ का महत्व नहीं समझ पाया था। नहीं, ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका दूसरा है कि मानवता की सुनहली फसलें कब उगेंगी। ऑप्शन ए जब हम परिश्रम करेंगे, ऑप्शन बी जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे, ऑप्शन सी जब चारों ओर शांति होगी, या ऑप्शन डी जब धूल सोना उगलेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है, यानी जब समता और क्षमता के बीज बोए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है कि कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे। ऑप्शन ए निस्वार्थ भाव से, ऑप्शन बी सोच विचार से, ऑप्शन सी स्वार्थ एवं लोभ से, या ऑप्शन डी मोक्ष से। तो कवि ने बचपन में स्वार्थ एवं लोभ से पैसे बोए थे। ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है धरती कितना देती है का आशय क्या है। ऑप्शन ए बहुत कम देती है, ऑप्शन बी कितना देती है, ऑप्शन सी बहुत अधिक देती है, ऑप्शन डी कुछ देती ही कहाँ है। तो प्रश्न 4 का जो आंसर है वो ऑप्शन जो सी है वो आपका सही हो जाए, यानी बहुत अधिक देती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए अन्वेष धन ड़, ऑप्शन बी अन्वेधन षड, ऑप्शन सी अनुधन वेषड, ऑप्शन डी अनुधन ऐषड। तो 5वें का जो आंसर है ऑप्शन जो डी है, यानी अनुधन ऐषड, वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। इस प्रकार दिया गया है कि अन्वेषण का सही संधि विच्छेद अनुधन ऐषड होता है। इसमें यड़ स्वर संधि है। कौन संधि है? यड़ स्वर संधि है। यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है आपका या, उ का वा और री का रा हो जाता है। ठीक है, और इसकी पहचान, एक और पहचान है, आधा अक्षर आए, क्या हो, आधा अक्षर हो, और आधे अक्षर के बाद क्या हो, या तो या हो या फिर आपका क्या हो, वा हो। या और वा हो तो वहां संधि कौन सी होती है, तो वहां आपकी यड़ स्वर संधि होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि नीचे दिए गए प्रश्न में से वाक्यांशों के पहले और अंतिम भाग को क्रम से 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटकर या अलावा की संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है। ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों का उचित क्रम चुनिए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो सके। यानी पहला और छठा अपने ही जगह पर रहेंगे और जो ए आर अलावा है इनका क्रम सही नहीं है। इनका सही क्रम लगा करके एक सही वाक्य बनाना है तो क्या होगा। ठीक है, नंबर 1 पर है सकारात्मक सोच या सार्थकता ही सार्थकता है, ला ही जीवन की वा सफलता है और सफलता।
तो यहां पे आपका जो ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक मिनट, सॉरी। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन जो बी है, यानी ला रा या बा, वो आपका सही हो जाएगा। यानी जो वाक्य बनेगा वो सही बनेगा, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, और सार्थकता ही सफलता है, और सफलता ही सार्थकता है। ये जो वाक्य है वो आपका सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 है आपका कि हिंदी वर्णमाला में ऊष् व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए चा छा जा झा, ऑप्शन बी टा ठा डा ढा, ऑप्शन सी ता था दा धा, ऑप्शन डी सा 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 हा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। यानी सा 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 हा कैसे व्यंजन है? ये आपके ऊष्म व्यंजन है। अब चा छा जा जा ये क्या है आपके? ये है आपके तालव्य व्यंजन है, और टाठा डाढ़ा ये मूर्धन्य व्यंजन है, और ताथा दादा ये कैसे हैं? दंत व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि इनमें से अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए तरंग नहीं है, ऑप्शन बी घोटक नहीं है, ऑप्शन बी घोड़ा नहीं है, ऑप्शन डी है नहीं है। तो यहां पे तरंग जो है वो आपका अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग किसका पर्यायवाची है? तरंग होता है लहर का पर्यायवाची। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अंधे का रास्ता रोशन करना, ऑप्शन बी न समझ को उपदेश देना। तो यही आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो। अंधे को दीपक दिखाने का मतलब होता है न समझ को उपदेश देना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन ए सर्वदा, ऑप्शन बी सर्वत्र, ऑप्शन सी इतना, या ऑप्शन डी गलत। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है, यानी इतना, वो कैसा विशेषण है? वो है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए संचारी भाव, ऑप्शन बी अनुभाव, ऑप्शन सी स्थायी भाव, या ऑप्शन डी विभाव। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो ए है, यानी संचारी भाव, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। यानी जो भाव मन में केवल थोड़े समय के लिए आते हैं और स्थायी भाव को पुष्ट करके गायब हो जाते हैं। और संचारी भाव की जो संख्या वो कितनी है? कुल 33 है। एग्जाम में पूछा गया है कि संचारी भाव कितने हैं, तो 33 हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न 12 है कि मच्छिका किसका तत्सम है? ऑप्शन ए मछली का, ऑप्शन बी मक्खी का, ऑप्शन सी मच्छर का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो जो मच्छिका है वो किसका तत्सम है? वो मक्खी का है, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करिए। इनमें से तद्भव कौन सा है? ऑप्शन ए हस्त, ऑप्शन बी हस्ती, ऑप्शन सी हींग, या ऑप्शन डी हीरक। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है, यानी हींग, वो आपका कैसा है? तद्भव शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए भीतर, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी बाहर, या ऑप्शन डी आसपास। तो परा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है उल्टा, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए सगुण, ऑप्शन बी सूफी मतवादी, ऑप्शन सी वैष्णव मतवादी, ऑप्शन डी निर्गुण। तो जो कबीर दास जो थे निर्गुण भक्ति धारा कवि थे, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। इसमें दिया गया है आपका कि रामानंद के प्रिय शिष्यों में कबीरदास का नाम अग्रणी है। कबीरदास जी ने निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल दिया और वे वेद पुराणों को अस्वीकार कर दिया। ये जाति पाति तथा मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। कबीरदास जो जी अनपढ़ थे, फिर भी इन्होंने अनेक पदों की रचना की, जिसमें बीजक, बसंत, शाखियां, सबद, मंगल, होली इत्यादि प्रमुख हैं। ये लोदी वंशीय शासक सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो के लिए शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए शुकवि, ऑप्शन बी महाकवि, ऑप्शन सी राजकवि, ऑप्शन डी आशु कवि।
तो जो कवि तत्काल कविता लिखता हो उसे कहते हैं आशु कवि, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, आज घोड़ा दौड़ भी होगी। ऑप्शन बी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है। ऑप्शन सी, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है। ऑप्शन डी, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका बाकी कैसा है, शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला है कि प्रश्न नंबर 18 कि वाक्यांशों में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी आंसर सही होगा। ऑप्शन ए, भारत। बी, सबसे बड़ा। सी, लोकतांत्रिक देश है। त्रुटि कोई नहीं है। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो लोकतांत्रिक नहीं होगा, ठीक है, यानी भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहां पे तापे जो है वो डंडा नहीं चढ़ा हुआ है, इसलिए कैसा है, अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 19 है कि नीचे दिए गए अर्थभेद का चयन करिए। अविराम का अविराम, सामर्थ्य का उन्नति, इनमें से कौन सा है। सुंदर लगातार, यानी अभेद जो अलग हों। सामर्थ्य की उन्नति होता है प्रातःकाल सायंकाल, यानी विलोम है एक दूसरे के। लगातार सुंदर, सुंदर का लगातार। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। यानी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में समान होते हैं लेकिन वास्तव में वे समान नहीं होते, उसके अर्थों में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। ऑप्शन सी, यमक अलंकार। या ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो सी है यानी यमक अलंकार वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं, पंक्ति में यह यमक अलंकार है जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों के अर्थ कैसा हो, अलग अलग हो। तो वहां पे अर्थ कौन सा हो जाए, अलंकार कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। इसी का एक और उदाहरण, ऊंचे घोर मंदिर में रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर में रहती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है। ऑप्शन ए दीप, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी जल का, जल चुका। तो यहां पे सा सी से ये सभी कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके वाचक शब्द, यानी ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि ऋजु का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी त्रिकोण, या ऑप्शन डी वक्र। तो ऋजु का जो विलोम होता है वो क्या होता है, वक्र, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सीधा का उल्टा होता है, सरल का विलोम क्या होगा, कठिन, कठिन होगा। प्रश्न नंबर 23 है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई। तो ये की गई 14 सितंबर 1949 को। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए आज, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी इधर, या ऑप्शन डी परंतु। तो विकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो लिंग वचन कारक इनके आधार पर बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। तो यहां पे जो लड़का है वो आपका कैसा है, विकारी शब्द है। लड़का का अगर लिंग परिवर्तन करेंगे लड़की हो जाएगा, और वचन में करेंगे तो लड़के हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि प्रश्न नंबर 25 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो कवित्री कैसा लिखा जाएगा, ए बी सी डी, इनमें कौन सही है। तो यहां पे ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे आपके लिए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।